आपको हम बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ऐसा नहीं है कि अभी से कोशिश कर रहे थे। जब उस दौर को याद करिए जब उद्धव के साथ सरकार बनी थी और उसके बाद सरकार तुरंत चेंज हो गई थी क्योंकि उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूं, वापस आऊंगा, और वाकई वापस आ गए। जरा सुनिए उस वक्त की बात। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊं। अब सवाल यही है कि अब जीत तो हो गई, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? प्रबल दावेदार कौन है? चलिए रिपोर्ट के जरिए सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये वो सवाल है जिस पर महाराष्ट्र में आम आदमी से लेकर नेता सबकी नजर है। ये वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हर कोई बेताब है। बेताबी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि महायुति ने महाअघाड़ी को वाकई में राजनीति का महाअनाड़ी साबित कर दिया। पिछले चुनावों में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी महायुति ने इस बार डबल स्ट्राइक मारी है और आंकड़ा 200 के पार है। ऐसे में कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, कौन उस कुर्सी का मजबूत दावेदार होगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे और एनसीपी की तरफ से अजित पवार लाइन में हैं। लेकिन इस बार पलड़ा बीजेपी का भारी है और अगर इस फॉर्मूले पर सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस इस रेस में बहुत आगे निकलते दिख रहे हैं। हालांकि शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने अपनी राय रखने में देरी नहीं की और कहा कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं। सब लोगों ने ये मान्य किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूं। मुझे लगता है हमारा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुझे लगता है। जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस सवाल पर साफ कर दिया कि तीनों पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री के लिए नाम तय करेंगी। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद दो पार्टियां इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक बीजेपी की बम्पर जीत और महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए फडणवीस इस रेस में बढ़त बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप समझ गए कि देवेंद्र फडणवीस सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां उभरी है। लेकिन चलिए जरा तस्वीर दिखा देते हैं आपको उस ट्वीट की जो देवेंद्र फडणवीस ने यहां किया है। और देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके वही नारा दोहराया है जिसकी काट यहां विपक्ष खोजने में टेंशन में रहा पूरे चुनाव में। कहा है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है और एक है तो सेफ है। ये सीधे सीधे बताया है उन्होंने। लेकिन अब वो फैक्टर्स जो यहाँ काम किए, क्योंकि यहाँ इस चुनावों में आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनावों में आपको कहीं भी मुद्दों का शोर नहीं सुनाई दिया क्योंकि विपक्ष मुद्दे उठाने में यहाँ विफल रहा, नारे की काट ही ढूंढता रहा। जरा आपको बताते हैं कौन कौन से फैक्टर यहाँ विनिंग फैक्टर में तब्दील हुए हैं। देखिए, मोदी और योगी का जलवा यहाँ चला है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी की रैलियों का असर यहां देखने को मिला और पूरी तरह से यहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती दिखाई दी। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का असर दिखा और इस नारे का काट खोजने में यहां विपक्ष परेशान नजर आया। वहीं दूसरा फैक्टर है शिंदे और फडणवीस अजीत की जोड़ी चली, यानी जो तीनों की जोड़ी थी वो काम कर गई, लोगों को पसंद आई। महायुति में पार्टियों को तालमेल से सीधा फायदा मिला है। तीनों पार्टियों की चुनावी रणनीति ने जीत दिलाई है। तीसरा फैक्टर क्या है, प्रत्याशियों का सही चयन, जनता के पसंदीदा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। महायुति को सीटों के सही बंटवारे का भी फायदा हुआ, यानी ये समझ के बंटवारा किया गया कि कहां कौन आगे है। बीजेपी, कांग्रेस और शिंदे उद्धव गुट की सीधी टक्कर से यहां पूरा फायदा मिला है। चौथा फैक्टर क्या काम किया है, आरएसएस की जमीनी पकड़ ने यहां जनता को खींचा है बीजेपी की तरफ, महायुति की तरफ। 70 से ज्यादा संगठनों ने जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों से संपर्क साधा,
संघ बीजेपी के वोटर को बूथ तक लाने में सफल रहा है और ऐसे में ये फायदा कर रहा था। और फैक्टर नंबर 5 अब आपको बता रहे, ओबीसी वोट की एकजुटता की जीत होती हुई दिखाई दी। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जलेबी यहाँ छनती दिखाई दे रही है। जिस जलेबी की फैक्ट्री खोलने का सपना हरियाणा में था, वहां तो फैक्ट्री खुली नहीं, महाराष्ट्र में भी फैक्ट्री पूरी तरह से बंद, शटर डाउन होते हुए लग रही है। और ये देखिए, जलेबियां यहाँ छानी जा रही हैं। ये सीधे सीधे कांग्रेस को बताया जा रहा है कि ना हरियाणा में आप जलेबी छान पाए, ना महाराष्ट्र में कुछ हासिल कर पाए, और दोनों ही जगह बीजेपी यहाँ पर जीत के साथ आगे बढ़ रही है। और यही वजह, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जलेबी छान रहे हैं। और ये जलेबी देखकर जरूर निश्चित तौर पर टेंशन हो रही होगी कांग्रेस को, या ये कहें कि महाविकास अघाड़ी को, क्योंकि कांग्रेस ने तो सपना देखा हुआ था कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी हम बनेंगे, मुख्यमंत्री हमारा होगा। बयानों की बौछार आ गई थी नतीजे आने से पहले, मतपेटी खुलने से पहले। लेकिन ये देखिए, ये कॉन्फिडेंस वाली जलेबी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुकी है। और ये जलेबी छान रहे हैं खुद देवेंद्र फडणवीस, जो यहाँ पर जीत के जादूगर के तौर पर प्रचलित भी हुए हैं। ये बिल्कुल खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि महाराष्ट्र में क्या चला है, क्या हिट रहा है। फैक्टर्स तो हम आपको बता ही रहे थे, लेकिन देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में जीत की कहानी बयां करती हैं, उत्साह की कहानी बताती हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, नेता भी यहाँ हैं। तो देखिए, तुष्टीकरण समेत, वोट जिहाद समेत, धर्म युद्ध, ये तमाम चीजें आपने सुनी, लेकिन काम यहाँ पर यही किया है कि एकता की बात लोगों के मन में घर कर गई और लोगों ने उसी बात पर यहाँ वोट भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को दिया, महायुति को दिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे। वोट जिहाद के विरुद्ध धर्म युद्ध, महायुति मस्त, आघाड़ी पस्त। जीत बम्पर, विरोधी हुए पंचर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए महाविकास अघाड़ी के दलों ने हर तरह के पैतरे आजमाए। विशेष समुदाय का वोट पाने के लिए मौलानाओं और उलेमाओं तक का सहारा लिया, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सारे पैतरे धरे के धरे रह गए और गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसी हार कि विपक्ष के नेता की कुर्सी मिलने पर भी संकट मंडराने लगा है। इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य को महाराष्ट्र ने नकार दिया। दरअसल महाराष्ट्र में मतदान से पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के पास 17 मांगों की लिस्ट भेजी थी। बोर्ड की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नायाब अंसारी ने ये चिट्ठी लिखी थी, जिस पर शरद पवार और कांग्रेस ने मांग पूरी करने का भरोसा दिया था। यानी महाराष्ट्र में वोट जिहाद के लिए उलेमाओं की सारी मांगे पूरी करने के लिए तैयारी थी। मौलाना नोमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं, मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं। यही नहीं, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है कई कदम आगे निकल गया, तो विपक्ष के नेताओं ने वोट पाने के लिए मौलानाओं को आगे कर दिया, जिसके बाद मौलानाओं ने वोट जिहाद का नारा दे दिया। बीजेपी को वोट देने वाले अल्पसंख्यकों को खुले तौर पर धमकी दी जाने लगी। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। वोट जिहाद के फतवे सिर्फ मौलाना ही नहीं दे रहे थे, बल्कि एनजीओ की आड़ में वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश को अंजाम दे रहे थे। इस साजिश को समझने के लिए आपको मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के एनजीओ का ये क्वेश्चनेयर देखना चाहिए। ये क्वेश्चनेयर खासकर मुस्लिम इलाकों में बांटा जा रहा था। मुस्लिमों को भड़काने के लिए 17 जहरीले सवाल पूछे जा रहे थे। इस दस्तावेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को भड़काना और महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करना था। चुनावी वादों से इतर पर्दे के पीछे बड़ी साजिश भी चल रही थी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस साजिश का जिक्र अपनी रैलियों में भी किया था।
उन्होंने चुनाव के लिए मौलानाओं की तरफ से जारी किए जा रहे फतवों का जिक्र करते हुए महाविकास आघाड़ी पर बड़ा हमला बोला था। ये तो कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में वोट जिहाद करने के लिए ओवैसी भाईजान तक मैदान में उतर आए। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उनकी तरफ से भी पैतरे आजमाए गए। लेकिन पहले सुनिए ओवैसी भाईजान को, जिनका कोई भी प्लान महाराष्ट्र में नहीं चल पाया। अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। ओवैसी भाईजान महाराष्ट्र में वोट जिहाद के जरिए जो झंडा गाड़ने आए थे, उसे वहां के डिप्टी सीएम ने धर्मयुद्ध से जोड़कर करारा जवाब दिया था। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर जीत मिलने के बाद बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है और महाविकास आघाड़ी के चले पैतरों का पर्दाफाश किया है। कहना गलत नहीं होगा, हम तो एक हैं और सेफ हैं, लेकिन क्या वो सेफ हैं जो तिजोरी लेके आए थे, जो वोट जिहाद की बात कर रहे थे? और बहुत गर्व होता है जब देखते हैं कि जनता अपना आशीर्वाद देती है और बार बार देती है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए वोट जिहाद, तुष्टीकरण समेत ऐसे कई मुद्दे उठाए गए जिनसे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन मोदी योगी की रणनीति और महायुति की एकजुटता के आगे महाविकास आघाड़ी की गाड़ी का टायर ऐसा फटा कि कुछ ही दूरी तक चलने के बाद गाड़ी रुक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।